सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। व्हाट इज़ फीवर समाप्त हो गया है। अब हम लोग सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन को चालू करेंगे। इसमें हम लोग S1 पढ़ चुके हैं, S2 के बारे में जानकारी दी जाएगी, बट उसको एक दो दिन के बाद से चालू करेंगे। अभी जिस प्रकार से डॉक्टर जमील शेख जी का सवाल लिया गया, और सवाल नहीं कहना चाहिए कि एक जानकारी के वे में व्हाट इज़ फीवर किस किस कंडीशंस में आता है, इनकी जानकारी दी गई। मतलब रेस्पिरेटरी वे से अगर कोई डिजीज़ आ रहा है जिसमें फ़ीवर आ रहा है तो उसके बारे में क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं। एलिमेंट्री के बारे में बात हो गई है, सर्कुलेटरी के बारे में बात हो गई है। इसके अलावा में नेफ्रोलॉजी से रिलेटेड, कुछ ब्रेन से रिलेटेड, कुछ पैरालिसिस से रिलेटेड, कुछ हार्ट डिसऑर्डर से रिलेटेड जो फीवर्स आते हैं उनकी भी बात हम लोग कम्प्लीटली कर चुके हैं। यूट्रस रिलेटेड डिजीज़ में भी अगर कई बार फीवर आते हैं तो उनके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट फीवर में या डेंगू वगैरह जो वायरल फीवर होते हैं उसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, ख़ास तौर पे उन डॉक्टर्स के लिए। जैसे हमने नासक मेथोडोलॉजी में एक डॉक्टर साहब थे, नारायण हर्बल स्पेजरिक परिवार 100% टीम में, जिनका निधन 2020 में हो गया था। ये लगभग 19 केसेस न्यूट्रलाइज किए थे, जिसमें इनफर्टिलिटी के केसेस थे जो प्राइमरी या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी थे। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के 19 केसेस और प्राइमरी इनफर्टिलिटी के 12 केसेस उन्होंने न्यूट्रल किए थे। उनका नाम था स्वर्गीय धनंजय फाल्के। ये नारायण हर्बल स्पेजरिक परिवार के सदस्य थे। सेक्शन ऑफ सेक्सोलॉजी के मास्टर बनाए गए थे, बट भगवान को नीति कुछ और ही मंजूर था और वो अपने ग्रुप से विदा हो गए, इस दुनिया से विदा हो गए। ये एक सत्य है कि कोई व्यक्ति मेहनत करे, चाहे फिर वो गुरु शिष्य ही क्यों ना हो, या हो सकता है घरेलू वे में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो गुरु का कार्य कर रहा हो। क्योंकि नारायण हर्बल स्पेजरिक अनुसंधान केंद्र अपने बेस मेथोडोलॉजी के लिए विख्यात है। अब तो ऐसा है कि संपूर्ण विश्व इस चीज़ को मान रहा है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी और स्पेजरिक साइंस में जो डाइल्यूशन एंड डोजोलॉजी होती थी उसकी जो जानकारी सटीक होनी चाहिए, उस प्रकार से चिकित्सकों को अभी तक नहीं है। और यही कारण है, जिन चिकित्सकों के पास जानकारी नहीं होता तो जानकारी के अभाव में वो सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको उसके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होते हैं। तो आज हम लोग NHEH BSc कोर्स, जिसका नाम है नारायण हर्बल इलेक्ट्रो होम्योपैथी बेस स्पेजरिक कंसेप्ट, इसमें हम लोग स्पेजरिक के कंसेप्ट को जान चुके हैं, बट स्पेजरिक के कंसेप्ट को किस वे में चलाना चाहिए इसके ऊपर डाइल्यूशन एंड डोजोलॉजी की एक क्लास हो चुकी है, जो कि 24 और 25 तारीख को दी गई थी। इसका और विस्तार से जो क्लास होना है वो 2 या 3 महीने के बाद, सेंटर का जो उल्लेख है वो 1 से 2 महीने के बाद कर दिया जाएगा कि कहाँ क्लासेस होनी है। और ये क्लासेस विशाल क्लासेस हैं, इसमें आपको फ़ी देनी होगी क्लास अटेंड करने के लिए। चिकित्सकों का कहना था कि सर इसको गुजरात में करते हैं, तो अगर गुजरात में होता है तो नारायण हर्बल स्पेजरिक अनुसंधान केंद्र के जो यूनिट 2 के डायरेक्टर हैं डॉक्टर रविंदर एस शर्मा जी, इनके तत्वाधान में ये कार्यक्रम होगा। हो सकता है कि कोई ऐसी समिति जो गुजरात को बिलोंग करती हो, उस समिति के द्वारा भी ये क्लास हो सकता है, संभव हो कि आने वाले दिनों में आस्था फाउंडेशन और नारायण हर्बल स्पेजरिक अनुसंधान केंद्र के जो मानद ट्रस्टी हैं डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह, जो हो सकता है कि आपको वो क्लास, जो 4 टॉपिक्स छूट गए थे वो टॉपिक्स के साथ में कुछ एक 3 टॉपिक्स और हैं, उनको लेकर के मैं वहाँ क्लासेस दूँ। अगर इस क्लास को आप मिस करते हैं तो इसके बाद आप कभी नहीं
जान पाएंगे कि उसकी क्या प्रोसेस होती है, क्या मेथोडोलॉजी होती है। क्योंकि परफेक्शन के साथ जब मेथोडोलॉजी का उपयोग किया जाता है तो किसी भी प्रकार के मूल रूप से कोई डिजीज़ हो, चाहे वो मेलिग्नेंट ही क्यों ना हो, सेक्सोलॉजी सेक्शन के कोई डिजीज़ क्यों ना हो, या अन्य कोई ऐसे डिजीज़ जिसमें कंडीशन जो होती है, चाहे तो फिर वो एक्यूट हो, क्रोनिक हो, डिजनरेटिव हो, और डिजनरेटिव टू मोर डिजनरेटिव कंडीशंस हो, तो इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग डाइल्यूशंस और डोजोलॉजी का क्या रोल प्ले होना चाहिए उसकी जानकारी दी जाएगी। परफेक्शन के साथ क्लासेस होंगी। हो सकता है इस क्लास का वीडियो रिकॉर्डिंग हो, सीधा प्रसारण हो। अगर हो सकता है कि ये फेसबुक के ऊपर लाइव में आपको देखने को मिले, तो पहली बार होगा और ये आखिरी बार होगा। अब हम चालू करते हैं सेक्शन ऑफ सेक्सोलॉजी, क्योंकि बहुत सारे चिकित्सकगण हैं जो डिजीज़ के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहे हैं। तो डिजीज़ के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाने का जो कंडीशन आता है, इसका लाभ वे चिकित्सक उठाते हैं जो सीएमई चलाते हैं। सीएमई के माध्यम से वो क्रूड स्पैजरिक से बने हुए, बोलना चाहिए, ऐसी मेडिसिन्स, ऐसी फूड सप्लीमेंट्स जिसमें 90% तक अल्कोहल का समावेश होता है। 90% अल्कोहल होने की वजह से वो कई बार एग्रेवेट होती है, और ऐसी कंडीशंस में जो इनफर्टिलिटी के जो केसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, और कई बार हो जाता है डल, मतलब सेल्स जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं, और फिर उस कंडीशंस में व्यक्ति कभी उभर नहीं पाता है। ये चिकित्सक की गलती नहीं माननी चाहिए, बट चिकित्सक को अगर मेडिसिन ही गलत मिली है तो वो क्या कर सकता है। तो आइए आज हम लोग इस सेक्शन ऑफ सेक्सोलॉजी के बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी के साथ क्लास चालू करते हैं। इसमें मैंने सबसे पहले जो चुना है, गैनोरिया नाम से एक डिजीज़ होता है जिसको सुजाक भी कहते हैं। इसका अगर परिचय जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो अपसर्गिंग जो में होता है, या अंगुतनुक प्रमेह होता है, वर्ण प्रमेह भी इसमें कह सकते हैं इसको, उषण वर्त भी कहते हैं इसको, भूर्ष वात भी कहते हैं इसको, गोनोरिया मेह भी कहते हैं इसको, और प्यू मेह भी इसे कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको गोनोरिया मतलब अर्थात तथा यूनानी जो चिकित्सा होती है उसमें इसको सुजोक या सुजाक के नाम से भी जाना जाता है। अगर रोग के परिचय की बात करते हैं तो ये एक तीव्र स्वरूप का इन्फेक्शन होता है। इसमें जो जहाँ यूरिन के साथ में पश का स्राव होता है और मूत्र स्थान में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कई बार वो मॉडरेट इन्फेक्शन होता है। लक्षण क्या होते हैं इसमें? पुरुषों के जो मूत्र मार्ग होते हैं तथा स्त्रियों के जो योनि मार्ग होते हैं वहाँ से ये पस निकलता है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि दिस इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट बाय एनगोर्निया। तो रोग के कारण क्या हैं, कॉजेस ऑफ डिजीज़ क्या हैं? ये रोग एक नाइसीरिया गोनोरिया नाम के जो जीवाणु होता है उसके द्वारा होता है। स्त्री जीवाणु जो होता है वो स्त्रियों और पुरुषों में मूत्र मार्ग के संक्रमण के कारण होता है। ये जीवाणु जो होता है वो कॉफ़ी के बीज अथवा मनुष्य के जो गुर्दे होते हैं उसके शकल के आयतन का सूक्ष्म जीव होता है। अब आप कहेंगे कि भाई ये क्यों पढ़ा रहे हैं? ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि डिजीज़ को अगर हम जैसे एलोपैथी वे में जाते हैं तो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी कल्चर में हमें डिजीज़ के बारे में जानकारी होती है, और हम करवाते भी हैं। कई बार जब नई डिजीज़ ठीक होता है, पस ठीक नहीं हो रहा होता है, तो व्यक्ति अगर नहीं जान पाता है तो पस कल्चर कराता है कि भाई आखिर कौन सा डिजीज़ इसको हुआ है, बेनाइन है और मेलिग्नेंट है, इसकी जानकारी भी इससे प्राप्त हो पाती है। तो सुजाक के जो गोनोरिया के जो जीवाणु होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो ये सीमर फ्रॉम यूरेथ्रल डिस्चार्ज आफ्टर ग्राम स्टेन शोज गोनोरोकोकिया
इनसाइड द पस सेल्स। इसमें गोनोकोकिया जो है वो बिनाइन है। तो इस चीज़ की जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उस कंडीशन में जो हम लोग कहते हैं कि मैंने फला डिजीज़ ठीक किया, मैंने फला डिजीज़ ठीक किया, ये ठीक है, ठीक करते हैं, मना नहीं है, मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन हम इसको प्रूफ कैसे करें? क्योंकि प्रूफ करने के लिए आपको उसके कंसेप्ट मालूम होने चाहिए, वो किस बैक्टीरिया या किस जीवाणु के माध्यम से हुआ है, उसकी भी जानकारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सकों को होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अधूरे में हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी ना हो तो डिजीज़ ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस रोग में जो ग्रस्त स्त्री होती हैं उनके साथ में अगर कोई व्यक्ति सेक्स या इंटरकोर्स करता है तो ऐसे करने पर जो जीवाणु जो होते हैं वो पेनिस या शिशिन के अंदर मूत्र मार्ग से घुस जाते हैं और अपनी संख्या असाधारण रूप से ये वृद्धि करते हुए मूत्र नलिका जो होती है उसको ये खाने लगते हैं, जिससे पस बनने लगता है और रोगी व्यक्ति जो होता है उसके साथ साथ में समागम करने के टाइम पे ये टू दब दिन मतलब बोलना चाहिए द और ब बोल रहा हूँ, द स नहीं बोल रहा हूँ, है ना। दब दिन के अंदर मतलब दब दिन क्या है भाई? दब दिन बोला जाता है डिजीज़ के अकॉर्डिंग। ये जो लैंग्वेज है ये रोमन लैंग्वेज है और द दिन मतलब होता है 13 दिन। 13 दिन के अंदर व्यक्ति को गोनोरिया में ये डिजीज़ कन्वर्ट हो जाता है। डिजीज़ जो होते हैं उसके जो लक्षण होते हैं वो व्यक्ति में दिखाई देने लगते हैं। इस रोग के कारण जो होते हैं वो 2 बिंदु होना चाहिए। इसका सिरदिन जो आकार होता है वो जीवाणु जो होता है इसका गोनोकोकस होता है। अगर गोनोकोकस की बात करते हैं तो गोनोकोकस भी बिनाइन है, बट ये एक कंडीशन डिजेनरेटिव होती है। और याद रखना एक चीज़ नोट रख कर लीजिएगा, जो सुजाक मतलब कहने का है पस प्रमेह जो है उस कंडीशन में रोग जो होता है वो स्त्रियों में आक्रांत हो जाता है और संभोग करने से स्त्री से पुरुष को तथा जो प्यूमेह होता है वो ग्रस्त पुरुष से मैथुन करने पर क्लास में बोल दिया था मैंने 6162 समझे नहीं थे आप लोग, लोगों ने समझा भी था कुछ। तो इस के कारण रोग जो होता है वो संक्रमण हो जाता है, मूत्र मार्ग से पस का स्राव होने लगता है और इसके कारण इसको हम लोग प्यूमेह भी कहते हैं। ये आयुर्वेद में कहा जाता है, प्यूमेह कहते हैं इसको। हिंदी में प्यूमेह और इंग्लिश में इसको गोनोरिया कहते हैं। गला अटकता है भाई, ठंड भी इतनी है। क्लासेस कैसी हैं वो तो कोई बताता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि फ्री क्लासेस मिली है तो उसको देखना भी। चलिए आगे चालू करते हैं। गोनोरिया के कारण क्या होते हैं? नए रोग में मतलब एक्यूट रोग में क्या होता है, जो व्यक्ति होता है छोंक के कारण बार बार लिंग के अंदर उत्थान आता है। लिंग के अग्रभाग मतलब जो फ्रस्ट का पार्ट होता है वहाँ पे कुंडू तथा मूत्र त्याग करने के समय व्यक्ति को कष्ट होता है। बार बार शिशिन मणि मतलब जो रेड जो गुलाबी पार्ट होता है पेनिस का, उस जगह पे लालिमा आ जाती है और कई बार शोध की उत्पत्ति हो जाती है, इन्फ्लेमेशन जनरेट होने लगता है। मूत्र त्याग के समय पे वहाँ पे पेन होता है, इन्फ्लेमेशन के कारण वहाँ पे रोगी जो होता है वो बेचैनी महसूस करने लगता है। वहाँ पे मूत्र का जो वेग होता है मतलब फ्लो होता है वो अटक अटक के जाना चालू हो जाता है। शिशिन तन जाता है तथा उसमें स्राव आने लगता है। स्राव मतलब पस का फ्लो आने लगता है। और शिशिन जो कभी कभी क्या होता है इन्फ्लेमेशन के कारण जो मूत्र
मार्ग होता है वहाँ से ब्लड आता है, पी नेफ्राइटिस कहा जाता है इसको। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। कुछ केसेस में जो पस होता है वो अंदर ही सूख कर उसमें से मूत्र मार्ग जो होता है वो असाधारण रूप से ऑब्स्ट्रक्टेड कर देता है। और कई बार देखने के लिए आया है कि मूत्र जो मार्ग होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है, उस जगह पे या वो जो जगह जहाँ से यूरिन पास होता है उस जगह पे एक सेकेंडरी इन्फेक्शन जनरेट हो जाता है। अगर इसमें हम बात करते हैं तो यूरिन इन्फ्लेमेशन के साथ में कई बार देखने को मिलता है कि व्यक्ति दो धार से यूरिन कर रहा है, एक जगह से नहीं, दो जगह से यूरिन डिस्चार्ज हो रहा है। हल्का बुखार आता है, 100 तक मैक्सिमम बुखार रहता है व्यक्ति को। ठंड भी लगती है अथवा उसको कपकपी के साथ में सिर दर्द भी कई बार हेडेक जैसा बना रहता है। रात में अगर लिंग की बात करें तो कुछ अधिक कड़ा होने के साथ ही नींद न आने की शिकायत भी व्यक्ति करता है। पेशाब साफ नहीं आता और कई बार बूंद बूंद करके टपकता है। रोग अगर पुराना हो जाता है तो क्या होता है, जलन और पीड़ा में कमी, पर पीव जो होता है, पस जो होता है, वो स्राव जो होता है वो लगातार जारी रहता है। पस जो होता है वो गोंद की तरह चिपचिपा होता है और कई बार सफ़ेद और लालिमा लिए हुए भी होता है। पानी टपक रहा है, बस देखो, है ना। तो ये कंडीशन क्रोनिक वाले में दिखाई देती है जब पुराना हो जाता है। कुछ केसेस में जो पस होता है वो आना बंद हो जाता है अथवा उसका जो काम होता है कम मात्रा में आने लगता है, पर कुछ समय के बाद उसका पुनः चालू हो जाता है और बहुत तेज फ्लो होता है उस कंडीशन में। एक नोट करने वाली बात है इसमें, ये क्रम महीने तथा वर्षों तक लगातार चलते रहता है। कुछ चीज़ें हैं जो इसको याद भी रखना चाहिए। यदि रोगी जो है वो उपदंश, गर्मी तथा अक्षक की कंडीशन में सहयोगी हो तो अंदर केवल इतना ही है कि वो जो गोनोरिया है वो लिंग ग्रैंद्री जो होती है, जो सेक्सुअल की जो ग्लैंड होती है, उसको जो सुपारी वाला जो भाग होता है उस पर कई बार देखा जाता है कि व्यक्ति को घाव, वूंड हो चुका है। गांठ वाला केस अलग है, गांठ वाला केस महाराष्ट्र के एक डॉक्टर साहब को सेल्फ का था। आप लोग सोचते होंगे बीच बीच में किसको बोलते रहता है, भाई रहता है, एग्जाम्पल दे देता हूँ। इसमें रोग की जो विशिष्ट लक्षण होते हैं पुरुषों में अलग बताऊंगा और स्त्रियों में अलग बताऊंगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। हालांकि ये 10 मिनट का वीडियो 20 मिनट से ऊपर जा रहा है, लेकिन मैं वीडियो बीच में बंद नहीं करता। आप बोलेंगे कि छोटा वीडियो बनाइए, मैं नहीं बनाता। चुपचाप से इसको सुनिए, सारी जानकारी एक एक करके हर डिजीज़ के वाइज लगभग 7493 डिजीज़ के ऊपर मैं देने जाने वाला हूँ। अगर कोई बीच में काटेगा, क्लास छोड़ेगा, तो मैं उसको दोबारा रिज्वाइन नहीं कराऊंगा। पुरुषों में अगर एक्यूट गोनोरिया की बात करते हैं तो उस कंडीशन में मूत्र नली में पीड़ा पड़ती है, उसके बाद मूत्र मार्ग से पश स्राव होता है और कई बार फ्रैंकली पुरुलेंट में बदल जाता है। फ्रैंकली पुरुलेंट में ये कई बार बदल जाता है, बदबू बहुत आती है उसमें। 10 से 14 दिन तक जिन रोगियों को चिकित्सा नहीं की जाती है उनकी मूत्र नली में ही शोध पोस्टीरियर यूरेथ्राइटिस जनरेट हो जाता है। सिर दर्द होता है, मैलेसी होता है, जो नाड़ी होती है वो तीव्र चलने लगती है तथा व्यक्ति के अंदर बुखार देखने को मिलने लगता है।
ये बुखार जो होता है वो 102 तक जाता है। इसमें जो मूत्र नली होती है, यूरेथ्रा होता है, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आता है और इसके वजह से उपद्रव चालू होते हैं, मतलब डिजनरेटिव कंडीशन होना चालू होता है। स्त्रियों के अगर सुजाक की बात करते हैं तो इसमें गर्भाशय का जो मुख होता है, जिसको सर्विक्स कहा जाता है, सर्विसाइटिस जिसके कहा जाता है, बेलोथिन ग्लैंड जो होता है वो, और मूत्र नली जो होता है वो प्रभावित होती है। यहाँ पे कमर में दर्द रहता है और बालिकाएं जो होती हैं उनमें, गर्ल्स जो होती हैं उनमें, यानी कि योनि दौर जो होता है उसमें शोध होता है, जिसको हम लोग सर्विसाइटिस कहते हैं, ये देखने को मिलता है। निम्न मतलब मिनिमम एब्डोमेन के दोनों ओर पीड़ा और कई बार बुखार देखने को मिलता है। श्रोणी परीक्षा जिसको हम लोग पीवीटी कहते हैं, प्री वेजाइनल टेस्ट, उसमें दोनों जो पेशव होते हैं वहाँ पे ये दबा हुआ लगता है और उसके वजह से जो पेन होता है वो रह के दबा आता है। धीरे से आएगा चले जाएगा, धीरे से आएगा चले जाएगा। जैसे IBS जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है उसमें कैसा होता है, थोड़ा थोड़ा देर में पेन आएगा चले जाएगा, मीठा मीठा दर्द होता है। इसमें थोड़ा टिश वाला दर्द होता है और व्यक्ति जो होता है, जो महिला होती है, उसको बार बार पेशाब के साथ पस आते रहता है। तो ये कंडीशन है। और बालकों में जो मेल्स बॉयज़ होते हैं उनमें बुखार से जो पीड़ित महिला होती है उससे अगर उत्पन्न जो बच्चे होते हैं उसमें ये देखने को मिलता है। नेत्र भिक्षण मतलब ऑप्लिथिलीमिन नियोनेक्ट्रॉम की कंडीशन कई बार आशंका व्यक्त करती है। अगर हम रोग का निदान कर रहे हैं तो उस जगह पर डायग्नोसिस करने के लिए अवैध मिथुन का जो हिस्ट्री हो व्यक्ति का उसको निकालना चाहिए। और इसके लिए मैंने अभी एक प्रोडक्ट बनाया है, अभी हाल ही में, मैस्ट्रिट्स नाम है इसका। और अगर आपको चाहिए होगा तो डॉक्टर अकबर खान से इसके लिए संपर्क कर लीजिएगा। रीवा से इसका संचालन हो रहा, मोरा इटालियन हर्ब्स के नाम से यूनिट मेरी 3rd यूनिट है, नारायण हर्बल स्पेशलिस्ट अनुसंधान केंद्र की। आप वहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं, बहुत अच्छी रेमेडी है ये। इसमें एक बात खास तौर पे याद रखिएगा कि अगर किसी को उपसर्ग 3 से 7 दिन के अंदर मूत्र त्याग करने में जलन या पीड़ा होती है, मूत्र मार्ग में विशेष प्रकार से पश आता है, या वो पश आप कोई भी रेमेडी दे रहे हैं लेकिन उससे ठीक नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल उसका जो मानना चाहिए कि हाँ हो सकता है ये हो। मूत्र मार्ग में विशेष प्रकार का पश जो आता है उसमें ये जो पश की जो टेस्ट होते हैं उसमें जीवाणु की उपस्थिति और जो अंत्र जो केंद्रीय जो कोशिकाएं होती हैं उसमें युग्स के क्या कंडीशन है उसकी जानकारी हो पाती है। अगर हम लोग बात करते हैं इसको व्यक्तित्व के तौर पे, तो उपरोक्त लक्षण और चिन्ह जो होते हैं उसके निदान में ये सहायक होते हैं। सूजक की अगर रोगी जो है उसकी अगर चिकित्सा में आप अगर उसके आए हुए जो मूत्र मार्ग होते हैं उसके निकलने वाला जो पस होता है उसको तुरंत लेबोरेटरी भेज करके उसकी जांच करानी चाहिए। सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि किसी तरह का सिफिलिस तो नहीं हुआ है, सिफिलिस तो नहीं लग गया है व्यक्ति को, मतलब एक कंडीशन है उसको याद रखिएगा। यदि रोगी को बता रहा हो रोगी कि रोगग्रस्त, अब इसको क्या बोलें, रोगग्रस्त कोई फीमेल या कॉल गर्ल्स में ज़्यादातर देखने को ये मिलता है, तो ऐसे जगह पे जहाँ पे मवाद को तुरंत अगर हमने भेजा नहीं तो उस कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा घातक होता है। कई बार तो सिफिलिस और कई बार तो ये HIV के वे में दिखाता है, तो ऐसी टेस्ट करवा ली जानी चाहिए।
एक बात का खास ध्यान रखिए, अगर यदि रोगी बता रहा है कि नहीं ऐसी कंडीशन कभी हुई है कि हाँ मैंने मतलब पेशेंट ने जिसको प्रॉब्लम हुआ है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उसने संभोग कहीं से किया और उसके बाद उसने अपने घर में अपने पति या अपने पत्नी के साथ संभोग किया, तो पति पत्नी दोनों की चिकित्सा करनी आवश्यक हो जाती है ताकि भविष्य में एक दूसरे को ये रोग न लगे रहे। तो इसके लिए जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, रोग के जो उपद्रव होते हैं, उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। पुरुषों में भी और महिलाओं की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। मूत्र मार्ग जो होती है उसकी जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होना, जो शिशिन मणि होती है जहाँ पे पिंक पेनिस का जो पार्ट पिंक होता है उस जगह पे इन्फ्लेमेशन होना, और कई बार अस्ठीला मतलब वहाँ पे गठाने आ जाती हैं तो वैसा होना। सिसिन जो भाग होता है उसमें विद्रुप क्रैक्स आ गए हों, वैसी कंडीशन हुई हो, या हेड टेस्टिस जो होता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन आ रहा हो। ये मिले जुले उपद्रव जो होते हैं वो नवजात शिशुओं में भी बोलना चाहिए कंजक्टिवाइटिस के रूप में देखने को मिलता है। महिलाओं में अगर हम लोग बात करते हैं तो भंग शोथ जो होता है वो मूत्र मार्ग की जो इन्फ्लेमेशन होती है वो योनि में इन्फ्लेमेशन हुआ हो जिसको सर्विसाइटिस कहते हैं। जो गर्भाशय ग्रीवा का जो इन्फ्लेमेशन होता है वो, इसमें अगर एब्डोमिनल पेन की बात करें तो एब्डोमिनल पेन के साथ में इन्फ्लेमेशन के साथ में एक पेन होता है स्वेलिंग के साथ, तो वो बीज ग्रंथि जो होती है उसमें इन्फ्लेमेशन आया हो तो मासिक धर्म के जो विकार होते हैं वो विभिन्न प्रकार की गर्भवती महिलाओं को इसकी होने की संभावना होती है और ऐसी कंडीशन में गर्भस्राव हो जाता है। एक रूप में सारांश दूंगा कि ये एक हठीला रोग है किंतु ये घातक नहीं है, पर अगर कठिनता से नहीं इसका इलाज मतलब अगर इसका सही समय पे इलाज नहीं किया गया तो ये ठीक नहीं होता है। तो इसका प्रारंभ में यदि कोई इसकी उचित औषधि न दी गई हो व्यक्ति को तो वैसे कंडीशन में व्यक्ति जो होता है ये रोगी आजीवन बना रहता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इसका सटीक ट्रीटमेंट है, आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं नारायण हर्बल स्पेजरिक अनुसंधान केंद्र। इसमें रोग की जो संक्रमण होते हैं वो सेकेंडरी होते हैं, चाहे फिर वो स्त्री को हो रहा हो या पुरुष को हो रहा हो, दोनों को ये संपूर्ण प्रजनन अंगों के जो विकारग्रस्त पार्ट होते हैं वो होते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं थोड़ा सा देना चाहूँगा। उदाहरण, अगर किसी को नेत्र से भी संक्रमण से भयंकर रूप से ग्रसित हो रहा हो तो बचने के जो उपाय होते हैं, मैथुन का सर्वार्थ त्याग करना, मतलब हमेशा हमेशा के लिए 6162 बंद कर दो। कॉल गर्ल्स और व्यभिचारिणी जो स्त्रियां होती हैं, बैड कैरेक्टर्स जो फीमेल्स होती हैं, उनके साथ संभोग करने से भूल करके भी उनसे संभोग नहीं करना चाहिए। अगर इसमें अंशानुगत चिकित्सा की बात करें तो रोगी को बिस्तर पर विश्राम देना चाहिए। दौड़ना, नाचना, साइकिल चलाना ये सब कामों को त्याग देना चाहिए। अब तो वीडियो 30 मिनट का हो गया है, पूरा गला भी सूख गया है। मैं इसको थोड़ा सा विराम दूंगा क्योंकि प्यास जैसा भी लगता रहता है। छोटा सा पॉइंट और है, दो तीन पॉइंट है। अगर गलती से किसी को, मेल के बारे में बोल रहा हूँ, अगर गलती से किसी को इन्फेक्शन लगने पर साबुन अथवा जो A2S5 जी का जो आप उपयोग करते हैं ये D1 में होना चाहिए, D4 में नहीं। D4 मतलब आप डाइल्यूशन थर्ड अगर लिए हों तो एक बार तोड़िएगा, लेकिन अगर D3 बेस है आपके पास तो 4 बार तोड़िएगा। तो उसके उपयोग से आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं
और इसी को 9th डाइल्यूशन में आप पीने के लिए भी व्यक्ति को दे सकते हैं। तो इससे व्यक्ति की जो रोग की जो अवस्थाएं होती हैं वो हटने लगती हैं। अगर हम लोग फीमेल की बात करते हैं तो उसको दूध, नारियल का जो जल होता है वो, और इसके अलावा में आप सोडा वाटर वगैरह पिला सकते हैं। इसमें अगर स्टूल ऑब्स्ट्रक्शन की स्थिति जनरेट हो रही हो तो वहाँ पे NH2 गैस या S-H2C15 दे सकते हैं। D2 में देना होगा। अगर आपके पास डाइल्यूशन 3rd है तो D2 में आप नहीं दे पाएंगे। इसके लिए आपको D3 बेस अगर है तो आप 2nd में तोड़ करके उसको दे सकते हैं। इसमें यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन के अलावा जो होता है वो रोगी को कई बार अगर हम बात करते हैं क्या देना चाहिए तो 4 लीटर वाटर में 1 लीटर कच्चा दूध मिला करके व्यक्ति को पिलाना चाहिए। रोगी को प्रतिदिन स्नान अवश्य करवाना चाहिए जिससे फ्रेशनेस बॉडी में बराबर बनी रहे। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं सुजाक के रोगी को क्या पीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, तो शीघ्र से पचने वाला हल्का और ठंडा भोजन, दूध हो सकता है, इसमें ब्रेड हो सकता है, दूध में पकाया गया जो जौ होता है वो या दलिया हो सकता है, मूंग का दाल या खिचड़ी जो पतली हो, और इसके अलावा में आप चपाती दे सकते हैं। हरे साग सब्जी, पालक हो सकता है, बथुआ है, तुरई है या घिया है, ये इसको आप दे सकते हैं। लाल साग होता है उसको भी दे सकते हैं। इसके अलावा में दूध जो होता है उसके अलावा में दूध के साथ में आप लस्सी, दूध की जो लस्सी होती है वो, या नींबू का जो शरबत होता है उसको भी लेना हितकारी होता है। सूजक के रोगी जो होते हैं उसके अंदर अपथ्य क्या है, नहीं क्या नहीं देना चाहिए। चाय, कॉफ़ी, गरम मसाला तथा मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। चटनी, अचार, लाल मिर्च, शराब, गुड़, तेल इत्यादि से बनी हुई चीज़ें खाना हो तो 15 दिन के अंतराल पे खा सकता है। लेकिन क्या है, पस सेल्स हैं और वहाँ आप एसिड बढ़ाएंगे अचार खा के तो डिजीज़ जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा और ठीक नहीं होगा, कभी नहीं ठीक होगा। तो थोड़ा सा साइड देना पड़ता है, और जैसे ही वो पुटअप पे आए उसके बाद आप खाइए ना, कौन मना किया है। तो इस तरीके से गॉर्निया का जो ट्रीटमेंट है उसके लिए जो ट्रीटमेंट की क्लास चालू होगी उस टाइम आप लोगों को बताया जाएगा। बट ये कंसेप्ट बताए जा रहे हैं, आप कंसेप्ट को ध्यान से सुनते जाइए, और इसके साथ ही मैं इस क्लास को विराम दूंगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासिक मेथोडोलॉजी।